हेलो फ्रेंड्स, मैं कशिश कपूर आपका उम्मीद चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज सीजीएल 2024 शिफ्ट 1 का जीएस का पेपर हम सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाने की आपको पूरी कोशिश करूँगी। और आप जानते ही होंगे कि पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या और भी कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सभी में आपके पीवाईक्यू रिपीट होते ही रहते हैं, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और मेरा प्रॉमिस रहेगा कि अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप कई सारे पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपको पक्का मदद मिलेगी, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से ज़रूर रिपीट होगा। ये 11 सितंबर शिफ्ट 1 का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। और आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है। ऑप्शन है आपका हरी विकिरण, अवरक्त विकिरण, दृश्यमान विकिरण या पराबैंगनी विकिरण। राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। जो ओजोन परत होती है वो हमें यूवी किरणों यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है। यूवी किरणों से हमें बचाती है। ये जो यूवी किरणें होती है ये कैंसर, मोतियाबिंद और अन्य जो घातक बीमारियां होती हैं उसका कारण बनती है, ठीक है। इनसे ही ओजोन परत हमें बचाती है, जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत बच्चों लेकिन दिन ब दिन जो है पतली होती जा रही है, ठीक है। इसकी जो मोटाई है कई जगहों पे कम हो चुकी है। इसके अलावा अंटार्कटिका के ऊपर आपका ओजोन में एक छिद्र भी देखा गया है, ठीक है। ओजोन परत आपको ध्यान रखना है बच्चों, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो इसका कुछ हिस्सा होता है बच्चों वो क्षोभ मंडल में भी होता है, ठीक है। आइए थोड़ा समझते हैं हम इसको। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर एक परत होती है क्षोभ मंडल, ठीक है। इसके बाद क्षोभ मंडल के ऊपर आपका होता है समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल। और समताप मंडल के ऊपर एक परत होती है वो होती है मध्य मंडल, ठीक है। और मध्य मंडल के ऊपर भी एक परत होती है जिसे हम कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर आपका बाह्य मंडल होता है, ठीक है। तो जब यहाँ से सूरज की जब किरणें पड़ती है, ठीक है, तो समताप मंडल में यही इसी समताप मंडल में पृथ्वी से 15 से 30 किलोमीटर के ऊपर आपकी जो है ओजोन लेयर होती है, ठीक है। कई बीमारियों से बचाती है, पौधों की रक्षा करती है, इंसानी जीवन की भी रक्षा करती है, ठीक है। ओजोन बच्चों आपकी कहाँ से, जो ओजोन परत आपकी कम होती है, ओजोन परत को नुकसान आपका होता है सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। अब ये सीएफसी जैसे रसायन जो होते हैं ओजोन के लिए खतरनाक होते हैं, ठीक है। सीएफसी आपकी कहाँ पाई जाती है, जैसे कि एसी से आपकी निकलती है, फ्रिज वगैरह से, इन सब चीज़ों से ये आपकी गैस निकलती है, ओजोन परत के लिए नुकसानदायक होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दो शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, डी ऑप्शन है होम रूल लीग। राइट आंसर आपका हो जाएगा होम रूल लीग। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बच्चों 1876 में आपकी हुई थी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपकी की थी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बच्चों 1875 में हुई थी न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसके अलावा आपकी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बच्चों 1866 में दादा भाई नेहरू ने आपकी की थी, ठीक है, लंदन में। हमारा आंसर है होम रूल लीग की स्थापना जो है वो एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1915 से 16 के मध्य में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। दो पार्ट्स में हुई थी। जो एक आपकी पुणे होम रूल लीग, जो पुणे होम रूल लीग की स्थापना थी वो तो की थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और एक मद्रास होम रूल लीग, उसकी स्थापना मद्रास वाली की एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट बच्चों एक ब्रिटिश महिला थी, ठीक है। एनी बेसेंट बच्चों थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी प्रमुख नेता थी, बाद में वो इसकी भी अध्यक्ष बन जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों एनी बेसेंट ने ही, अच्छा, होम रूल लीग का मतलब क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। होम रूल लीग का मतलब होता है कि ब्रिटेन के अधीन रहते हुए भी भारत को खुद का शासन मिले, ठीक है, खुद की सरकार मिले, ठीक है। इसके लिए होम रूल लीग की स्थापना होती है, ठीक है। कि बेशक से ब्रिटेन के अधीन है बट भारत को खुद का शासन मिलना चाहिए, खुद की सरकार मिलनी चाहिए, ठीक है। अब जान लेते हैं, लेकिन 1919 में क्या होता है ना, ये कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, तो असहयोग आंदोलन की वजह से ये कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, कमज़ोर पड़ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेज़बानी नहीं की। ऑप्शन है 1983, बी 1987, सी 2011 या डी 1996। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1983 में भारत ने मेज़बानी आईसीसी की मेज़बानी नहीं की थी, ठीक है।
किसने की थी मेज़बानी 1983 में? तो आईसीसी की मेज़बानी इंग्लैंड ने की थी 1983 में, ठीक है। भारत 1983 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीत गया था वेस्ट इंडीज़ को हरा के, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ को हरा के भारत जीत गया था। इसके अलावा 1987 में भारत, इंडिया और पाकिस्तान ने मेज़बानी की थी, ठीक है। और इसके अलावा 1996 में जो है इंडिया 1996 में इंडिया, पाकिस्तान और इसके अलावा श्रीलंका, आपको ध्यान रखना है। 1996 में इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने मेज़बानी की थी, तीनों ने मिलके, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 2023 में जो है कंप्लीट रूप से पूरी तरह से आईसीसी की मेज़बानी, इंडियन क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी भारत ने ही की थी पूरी तरह से सिंगल, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों का उनके संबंधित लेखकों से मिलान करें। किताब ताजुल मआसिर, लेखक अमीर खुसरो, खज़ाइन उल फतूह, सेकंड हसन निज़ामी, सी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, थर्ड है जियाउद्दीन बर्नी, डी तारीख़ मुबारक शाही, फोर्थ याह्या बिन अहमद सरहिंदी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तज़ाउल मसीर किताब जो आपको याद रखनी है, ये हसन निज़ामी ने लिखी थी। इसके अलावा खज़ाइन उल फतूह जो है आपकी अमीर खुसरो ने लिखी थी, और तारीख़ फ़िरोज़ शाही बुक आपकी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी, और तारीख़ मुबारक शाही आपकी याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। जान लेते हैं आगे। आइए फ्रेंड्स, अमीर खुसरो के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। अमीर खुसरो बच्चों, इनका पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ठीक है। 1253 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। एक संत थे, मशहूर सूफ़ी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य रह चुके हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप एक फेमस गीत भी सुनते होंगे, छाप तिलक सब चीनी जो सॉन्ग है इनके द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा ही। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो है तोहफ़ातुस्सिगार, ठीक है, तोहफ़ातुस्सिगार और नूह सिपहर, गुर्रतुल कमाल, खज़ाइनुल फतूह, दीवाने खुसरो, ये सब इनकी ही रचनाएं हैं। और इसके अलावा खज़ाइनुल फतूह, ठीक है। इसके अलावा एक इनका फेमस गीत है अजब अपनी चाल भी इनका ही गीत है, ठीक है। और इन्होंने तबला और इसके अलावा संताप, इन सब यंत्रों का इन्होंने विकास किया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है, कव्वाली के जन्मदाता इनको कहा जाता है, अमीर खुसरो को, ठीक है। कव्वाली का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे जानते हैं। हसन निज़ामी कौन थे? हसन निज़ामी के बारे में जान लेते हैं। इतिहासकार और कवि और लेखक हैं ये, ठीक है। इनकी जो फेमस बुक है वो है ताजुल मआसिर, इनकी रचना है जो फेमस है, ठीक है। कौन सी रचना? एक मिनट, ताजुल मआसिर, ठीक है, ये इनकी फेमस रचना है। इस रचना में इन्होंने मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इनके समय का इतिहास लिखा है। गौरी और ऐबक के टाइम का इतिहास इससे हमें पता चलता है, ठीक है। ये बच्चों पहले तो ये ईरान पर्शिया से थे ये, ठीक है, लेकिन बाद में ये भारत आए थे। इसके अलावा हसन निज़ामी का जन्म हुआ था 1180 में, ठीक है। अच्छा, जो हसन निज़ामी है उनकी जो रचनाएं हैं ना वो फ़ारसी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस भाषा में, फ़ारसी भाषा में। जान लेते हैं जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। तो इतिहासकार थे ये भी, लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी भी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक और जो फ़िरोज़ शाह तुगलक के दरबार में रह चुके थे जियाउद्दीन बर्नी। किसके दरबार में? तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह के दरबार में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है इनकी प्रमुख रचना है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही में इन्होंने दिल्ली सल्तनत के बारे में, मतलब कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास इन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही में लिखा है। इसके अलावा फ़तवाए जहाँदारी, इसमें इन्होंने मुस्लिम शासकों को शासन के नियम और नीति की सलाह दी है, ठीक है। फ़तवाए जहाँदारी ये भी इनका रचना है, फ़तवाए जहाँदारी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ़ारसी भाषा में ये किताब इन्होंने भी फ़ारसी भाषा में लिखी है। उस टाइम पे फ़ारसी भाषा का ही प्रचलन था और गैर मुस्लिमों के खिलाफ थोड़े से ये जियाउद्दीन बर्नी के जो विचार थे वो कठोर थे, ठीक है, तो इसके लिए इनको आलोचना का भी सामना करना पड़ा है, ठीक है। और आइए आगे जानते हैं। नेक्स्ट है याह्या बिन अहमद सरहिंदी, इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने तारीख़ मुबारक शाही लिखा, ठीक है। और इसके अलावा जो तारीख़ मुबारक शाही में बच्चों आपको सैयद वंश के बारे में, एक तो सैयद वंश, इसके अलावा तुगलक वंश का इतिहास इससे पता चलता है, ठीक है। सैयद वंश और तुगलक वंश के बारे में जानकारी आपको तारीख़ मुबारक शाही से मिलती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिक जनसंख्या के कारण होता है? ऑप्शन ए, भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधन दबाव में है। सेकेंड, पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भंडारण। थर्ड, पानी की कमी में कमी। या फोर्थ, जंगलों द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में वृद्धि। राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधन दबाव में है, ये अधिक जनसंख्या के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है हमारा 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है। ऑप्शन है व्यक्तिगत आयकर, सेकंड ऑक्ट्रॉय शुल्क, थर्ड कॉर्पोरेट कर या फोर्थ वाणिज्य कर। राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों व्यक्तिगत कर। ठीक है, व्यक्तिगत कर आपका क्या होता है, ये आपका इनकम टैक्स होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स आप जानते ही होंगे 2025 में 12 लाख तक की इनकम पर आपका 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स फ्री कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक बार हम स्लैब भी देख लेते हैं आपका 2025 के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स का स्लैब 0 से 4 लाख पे आप जानते होंगे 0% टैक्स है। इसके अलावा 4 से 8 लाख तक की इनकम पे आपका 5% टैक्स है, और 8 से 12 लाख की इनकम पे आपका 10% टैक्स है, और इसके अलावा 12 से 16 लाख तक की इनकम पे 15% का टैक्स है, और 16 से 20 लाख तक की इनकम पे आपका 20% टैक्स है, और 20 से 24 लाख तक की इनकम पे आपका 25% टैक्स है, और 24 लाख से ज़्यादा की इनकम पे आपका 30% का टैक्स। हम एक बार ऑक्ट्रॉय कर भी समझ लेते हैं। जो ऑक्ट्रॉय कर होता है ना, वो स्थानीय कर होता है आपका। ठीक है, जो नगर पालिकाएं आपकी वसूलती हैं, जैसे कोई ट्रक या फिर कोई व्यापारी कोई ट्रक किसी शहर की सीमा में जैसे कोई सामान वगैरह लेके जाता है ना, तो उस टाइम पे ये टैक्स लगता है। ठीक है, और ये जो टैक्स होता है ये आपका कोई राज्य या केंद्र सरकार नहीं, आपका ये नगर पालिकाएं लेती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तो ऑक्ट्रॉय कर समाप्त कर दिया गया है जीएसटी आने के बाद से, ये पहले आपका लगता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉर्पोरेट कर। कॉर्पोरेट कर बच्चों आपका ये कंपनी पे लगता है। ठीक है, जैसे कि व्यक्तिगत कर होता है ना आपका, ये इनकम टैक्स आपका व्यक्ति की इनकम पे लगता है, ऐसे कॉर्पोरेट करना कंपनी की इनकम पे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वाणिज्य कर। वाणिज्य कर होता है आपका सामान बेचने पे जो टैक्स लगता है ना, वो आपका वाणिज्य कर होता है। ठीक है, सामान को बेचने पे। ठीक है, लेकिन अभी ये भी खत्म हो गया है। ये कई टाइप का होता था, जैसे वैट इसमें आता था, सेल टैक्स आपका इसमें आता था, है ना, लेकिन अब जीएसटी आ गया है तो ये खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन है मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या पर्वतीय वन। राइट आंसर हो जाएगा आपके आबनूस और महोगनी के पेड़ जो होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, एक तो ये आपके भूमध्य रेखा के पास होते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये भारत में पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और ये आपका पूर्वोत्तर भारत में होते हैं ये। ठीक है, जहाँ भी ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ना, वहाँ पे एक तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, आपको ध्यान रखना है। बारिश ज़्यादा होती है और मतलब तापमान हमेशा गर्म रहता है। ठीक है, साल भर नमी रहती है यहाँ पर। पेड़ जो होते हैं घन हरे भरे रहते हैं एकदम, है ना। और जैसे कि इसके कुछ उदाहरण भी है, कुछ पेड़ पौधे हैं जैसे कि शीशम का पेड़ आपका, और महोगनी, आबनूस, रबड़, गुलमोहर, बांस, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के ही मतलब बहुत बड़े स्रोत हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैंग्रोव वन एक बार हम जान लेते हैं। जो मैंग्रोव वन होते हैं ना आपके, एक तो ये खारे पानी वाले इलाके में होते हैं। ठीक है, खारे पानी वाले इलाके में। और सुंदरबन जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, ओडिशा, गुजरात, अंडमान निकोबार। ठीक है, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। और इनकी जो जड़ें होती है ना फ्रेंड्स, बाहर की साइड में निकली होती हैं मैंग्रोव वन की। ठीक है, बाहर की साइड में इनकी जड़ें निकली रहती हैं। इनके एग्जाम्पल आपका एक तो राइजोफोरा। ठीक है, राइजोफोरा। दूसरा एग्जाम्पल है एविसेनिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और पेशेंस बना के रखिए, पूरा वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी ने सरकार बनाई थी। ऑप्शन है डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या फिर लिबरल पार्टी। राइट आंसर आपका हो जाएगा लेबर पार्टी। 1945 के आम चुनावों में जो है लेबर पार्टी ने सरकार बनाई थी। थोड़ा ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। राजधानी लंदन है। ठीक है, यहाँ पे फेमस नदी है थेम्स। ठीक है, थेम्स नदी। करेंसी इनका ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इनकी करेंसी हो जाएगी। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ठीक है, राजा रानी और पीएम, प्रधानमंत्री और राजा रानी, इनका शासन मिलके चलता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है भारत द्वारा न्यूनतम विकसित देशों एलडीसीएस के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता डीएफटीपी योजना की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन है 2010, 2009, 2006 या 2008। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2008 में एलडीसीएस के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता डीएफटीपी योजना की घोषणा की गई थी। देखो एलडीसीएस क्या है, एलडीसीएस की फुल फॉर्म होती है लीस्ट डेवलप कंट्रीज़। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी डीएफटीपी का उद्देश्य क्या है कि गरीब देशों को भारत में अपना सामान बेचने में ये मदद करती है। ठीक है, और इन देशों से आने वाले सामानों में ये तो आयात शुल्क होता ही नहीं है, या तो बहुत ही कम आयात शुल्क लगता है। ठीक है, 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए तलत अजीज़, ऑप्शन बी गजल श्रीनिवास, ऑप्शन सी पंकज उदास, ऑप्शन डी भूपेंद्र सिंह। तो साल 2023 में, अप्रैल 2023 में पंकज उदास को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है वो लता मंगेशकर जी के पिताजी के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, पिताजी की याद में दिया जाता है। 1999 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की जो है स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी। 24 अप्रैल को हर साल दिया जाता है ये।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हर साल 24 अप्रैल को ये दिया जाता है। इसमें सम्मान पत्र, एक तो सम्मान पत्र इसमें दिया जाता है, स्मृति चिन्ह और कुछ नकद राशि भी इसमें दी जाती है। अभी 2025 में किसे दिया गया है? 2025 में पुरस्कार एक तो श्रद्धा कपूर को मिला है, ठीक है, सुनील शेट्टी को दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर एन राजम जो कि वायलिन बजाते हैं उन्हें दिया गया है, ठीक है। रीवा राठौर को दिया गया है, गायिका है रीवा राठौर, ठीक है। अच्छा, पंकज उदास आप जानते होंगे, गज़ल गायक है, ठीक है, गज़ल गाते हैं। 1980 में आहट एल्बम से इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। 1980 में इनकी एल्बम आई थी आहट, उससे इन्होंने जो है शुरुआत की थी। इसके अलावा पंकज उदास को 2006 में पद्मश्री, 2025 में पद्म भूषण और 2023 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 2020, ऑप्शन 2 2022 या सी 2021, डी 2023। राइट आंसर हो जाएगा पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन 2021 में शुरू किया गया था। 25 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना, ठीक है, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना इसका जो है उद्देश्य था। बेहतर अस्पताल स्थापित करना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना, नए मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग संस्थान को विकसित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, गोइनोलेक्स निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन 1 यूग्लेनाइड्स, ऑप्शन 2 क्राइसोफाइटा या ऑप्शन 3 प्रोटोजोआंस या ऑप्शन 4 डाइनोफ्लेजेलेट्स। राइट आंसर आपका हो जाएगा डाइनोफ्लेजेलेट्स। ये जो गोइनोक्लेक्स होते हैं बच्चों आपके, ये एक कोशिकीय समुद्री प्राणी होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय समुद्री प्राणी होते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है आपका? इन्हें आपका डाइनोफ्लेजेट्स कहा जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही छोटे जीव होते हैं, बहुत छोटे जीव होते हैं, समुद्र के पानी में ये मिलते हैं, ठीक है, समुद्र के पानी में ये रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत का शहर वल्लभी 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक डैश राजवंश की राजधानी थी? फर्स्ट मैत्रक, सेकंड चालुक्य, थर्ड पल्लव या वाकटक। राइट आंसर आपका हो जाएगा मैत्रक। जो वल्लभी आपकी मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। मैत्रक वंश की स्थापना बच्चों सेनापति भटार्क ने की थी, सेनापति भटार्क ने की थी। अब ये जो भटार्क था ये गुप्त साम्राज्य के अधीन था, पहले गुप्त साम्राज्य के अधीन था, लेकिन गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो जाता है तो ये स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। और मैत्रक वंश की राजधानी वल्लभी थी। आज के टाइम पे ये कहाँ पर है? ये गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ये स्थित है। इसके अलावा मैत्रक वंश जो है 475 ईस्वी से लेके 475 ईस्वी से आपका 775 ईस्वी तक मैत्रक वंश ने आपका शासन किया है। ध्रुवसेन बलवर्मन, जो आपका ध्रुवसेन बलवर्मन है, एक मिनट रुक जाइए, ध्रुवसेन बलवर्मन नाम याद रखिएगा, ये सबसे प्रसिद्ध शासक है, ठीक है, इसका सबसे प्रसिद्ध शासक है ये, ठीक है। और ये जो ध्रुवसेन बलवर्मन द्वितीय है ये हर्षवर्धन का समकालीन था। ध्रुवसेन बलवर्मन द्वितीय एक शासक था, वो हर्षवर्धन का समकालीन था, ठीक है। जो मैत्रक जो राजवंश है ना, जो मैत्रक शासक है वो शुरू में हिंदू धर्म अपनाते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में ना वो शिफ्ट हो जाते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। पहले हिंदू धर्म में होते हैं, बाद में बौद्ध धर्म की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, वल्लभी का एक विश्वविद्यालय भी था, फेमस विश्वविद्यालय था, जैसे कि उसका नाम था प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र था। क्या नाम था उसका? वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार या मणिपुर। राइट आंसर हो जाएगा जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। जो ये भरतनाट्यम है ये अपने स्थिर ऊपरी धड़, मुड़े हुए पैर और जटिल पैरों के काम के लिए जाना जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, भरतनाट्यम के फेमस कलाकार कौन कौन से हैं? एक तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल, इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम की डांसर हैं। मृणालिनी साराभाई, आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा मल्लिका साराभाई, ये मृणालिनी साराभाई की बेटी है, ठीक है, मल्लिका साराभाई। इसके अलावा सोनल मानसिंह, ठीक है, सोनल मानसिंह जो है ये ओडिसी डांस की भी फेमस डांसर है, ओडिसी डांस भी करती हैं, ठीक है। इसके अलावा और जान ले, कथकली डांस आपका मोहिनी अट्टम, ये आपका केरल में होता है, ठीक है। यक्षगान आपका एक डांस है, ये आपका कर्नाटक में होता है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। कथक आपका यूपी में होता है। इसके अलावा आपका माटकी मोर नृत्य है, ये आपका मध्य प्रदेश में होता है, आपको ध्यान रखना है। छऊ आपका झारखंड में होता है, ठीक है, छऊ झारखंड। माटकी मोर नृत्य आपका मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, ठीक है।
क्वेश्चन है किस प्रकार के विकिरण की तरंग दैर्घ्य बहुत कम 10-3 nm से। क्वेश्चन है किस प्रकार के विकिरण की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है जो परमाणु विस्फोटों, बिजली और रेडियोधर्मी क्षय की कम नाटकीय गतिविधि द्वारा उत्पन्न होती है। गामा, अवरक्त, माइक्रोवेव या पराबैंगनी। राइट आंसर आपका हो जाएगा गामा किरणें। गामा किरणें बच्चों एक तो बहुत ही शक्तिशाली होती है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन की होती है, आंखों से आप इसे देख नहीं सकते, ठीक है। गामा किरणें तब निकलती हैं जब कोई रेडियोधर्मी पदार्थ आपका टूटता है, ठीक है। और ये अंतरिक्ष में भी बनती है, जैसे कि सुपरनोवा विस्फोट या फिर ब्लैक होल के आसपास ये बनती हैं, ठीक है। गामा किरणों की जो ऊर्जा होती है ना बच्चों, वो एक्सरे से भी तेज़ होती है, ठीक है। गामा किरणों का जो यूज़ होता है कैंसर के इलाज में भी होता है, और कुछ मेडिसिन, कुछ दवाएं होती हैं, कोई खाद्य पदार्थ या फिर दवाओं को कीटाणु रहित करना होता है, तब भी गामा किरणों का यूज़ होता है। इनसे बचने के लिए शीशा या फिर मोटी दीवारें इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो गामा किरणें होती है खतरनाक हो सकती है, ठीक है। कैंसर इलाज, बिजली बनाने में, या फिर पुरानी चीज़ों की जैसे उम्र पता लगाना हो, हड्डियों की या मिट्टी की, है ना, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े की कोई सीमाएं साझा नहीं करती है। भूटान और अरुणाचल प्रदेश, भूटान और मेघालय, भूटान और पश्चिम बंगाल, या फिर भूटान और असम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भूटान और मेघालय, सीमा साझा साथ में नहीं करते हैं, ठीक है। भूटान की सीमा बच्चों 4 राज्यों से लगती है, ठीक है। एक तो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, इसके अलावा असम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है भूटान की सीमा, ठीक है। इसके अलावा आपकी सिक्किम से जो है भूटान की सीमा लगती है। और आपका जो मेघालय है, मेघालय को बादलों का निवास भी कहते हैं, ठीक है। असम और बांग्लादेश के साथ मेघालय की सीमा लगती है, ठीक है। असम और बांग्लादेश के साथ ये सीमा साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है भारत किस तिथि को अपना संविधान दिवस मनाता है। ऑप्शन है 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर। राइट आंसर है 26 नवंबर को जो है भारत अपना संविधान दिवस मनाता है, ठीक है। संविधान दिवस, भारत का जो संविधान था ना वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान जो है, जैसे कि आप जानते होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है। संविधान का हिंदी में संविधान को जो लिखा है वो श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखा गया है, ठीक है। इन्होंने कोई फीस नहीं ली थी अपनी, बस उनकी एक शर्त थी कि उनके हर पन्ने पर, संविधान के हर पन्ने पर उनके दादा और उनका नाम होना चाहिए। पर उनकी शर्त मान ली गई थी, किंतु संविधान के अंतिम पृष्ठ पे ही उनका और उनके दादा का नाम अंकित है, ठीक है, दर्ज किया गया है लास्ट पेज पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है भारतीय सिविल लेखा संगठन, लेखा महानियंत्रक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग यानी कि IAAD इसको कहते हैं शॉर्ट में। यह अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आपका आता है, याद रखना है आपको। और भारत सरकार का एक ऐसा अंग है जो देश के खर्चे और मतलब अकाउंट्स की जांच करता है, अकाउंट्स की निगरानी करता है भारत सरकार के, ठीक है। CAG का मतलब क्या? CAG यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं, जो कि इसके प्रमुख होते हैं। सरकारी विभागों, योजनाओं और प्रोजेक्ट्स वगैरह में पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसका कार्य है CAG का। और राज्य और केंद्र सरकार के खातों की अकाउंट्स की रिपोर्ट ये तैयार करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, ठीक है। नाम याद रखिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट बताती है कि सरकार जो है जनता का पैसा वो कैसे और कब खर्च किया है, ठीक है, इसलिए रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में CAG कौन है, आप लोग बता सकते हैं। वर्तमान में जो CAG हैं वो हैं श्री के संजय मूर्ति, ठीक है। 2024 नवंबर में नियुक्त हुए थे, 15वें CAG है देश के, ठीक है। अनुच्छेद 148 के तहत जो है राष्ट्रपति CAG को नियुक्त करता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। CAG का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, आपको ये ध्यान रखना है, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। न्यूनतम आयु का तो संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, पर जो CAG की अधिकतम आयु बताई गई है 65 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए यदि कोई 62 वर्ष की उम्र में CAG बना है, ठीक है, और तो वो केवल 3 साल तक अपने पद पर रहेगा, 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहेगा, ठीक है। वैसे 6 साल है कार्यकाल, लेकिन अगर उसका जो आयु है वो 65 वर्ष हो जाती है टाइम से पहले ही, तो उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। उड़ान योजना के 2017 में कार्यान्वयन के बाद से 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सेकंड, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना है।
थर्ड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। ऑप्शन है आपकी केवल कथन 3, केवल कथन 2, केवल कथन 2 और 3, केवल कथन 1 और 3। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कथन 3 जो है सही है इसमें, ठीक है। उड़ान योजना का पूरा नाम आप जान लीजिए। उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है? ये है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। इसका पूरा नाम है, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 27 अप्रैल 2017 में हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सस्ती हवाई सेवा प्रोवाइड कराना। किनको? आम नागरिकों को सस्ती हवाई सेवा प्रोवाइड कराना कम दाम में, ठीक है। और ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये जो भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा जो है ये शुरू की गई थी, ठीक है। कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया का सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? कावेरी ट्रेल मैराथन, पिंकथॉन, दिल्ली हाफ मैराथन या मुंबई मैराथन? तो जो मुंबई मैराथन है वो एशिया का सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है। इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रोड, ध्यान रखना है आपको, गोल्ड लेवल रोड रेस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। गोल्ड लेवल रोड रेस का दर्जा इसको प्राप्त है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हर एज ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हर साल होती है ये। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 18 जनवरी 2004 को ये शुरू की गई थी, ठीक है। टाटा मुंबई मैराथन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। टाटा मुंबई मैराथन के रूप में भी इसको जाना जाता है। हर साल ये मैराथन होती है, बहुत ही लोकप्रिय फेमस मैराथन है। इसके अलावा प्रोकेम इंटरनेशनल नाम की संस्था इसे शुरू करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है शब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? मुस्लिम, बौद्ध, जैन या पारसी? राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम समुदाय द्वारा शब ए बारात मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष IIPDF से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है IIPDF की स्थापना 2017 में हुई थी। IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। थर्ड, यह योजना आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन अधिसूचित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 3। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 1 गलत है, ठीक है। IIPDF का पूरा नाम क्या है बच्चों? IIPDF का पूरा नाम है आपका भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास कोष, ठीक है। ये एक सरकारी फंड है, ठीक है। इसका जो यूज़ होता है, जैसे भारत में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़क, पुल या कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट जब शुरू होते हैं तो उनकी योजना और रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जब गवर्नमेंट कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहती है तो पहले वो उसका अध्ययन करती है, उसका विस्तृत अध्ययन करती है, उसका डिज़ाइन बनाती है, उसकी रिपोर्ट बनाती है, उसके कानूनी दस्तावेज़ तैयार करती है। तो ये सब काम करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं और उसी के लिए IIPDF जो है बनाया गया था। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2022 में इसको अपडेट किया गया, इसका नया रूप जो है देकर और अच्छा इसको बनाया गया, ठीक है। IIPDF आपका ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? पुरंदरदास, स्वामी हरिदास, तानसेन या मीर खुसरो? राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। तानसेन को जो रियल नाम है उनका वो राम तनु पांडे था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नर किसने लिखी है, जिसमें राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, बेबी रानी मौर्य, किरण बेदी या आनंदीबेन पटेल? राइट आंसर है आपका किरण बेदी ने ही फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखी है। और जो किरण बेदी है 1972 में भारत की पहली महिला IPS बनी थी, ठीक है, पहली महिला IPS अधिकारी बनी थी। इसके अलावा तिहाड़ जेल में सुधार के लिए भी वो जानी जाती है और 2016 से लेकर 2021 तक वो उपराज्यपाल नियुक्त हुई थी पुद्दुचेरी की, ठीक है। कहाँ की? पुद्दुचेरी की, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उपराज्यपाल पद के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो उपराज्यपाल का जो पद होता है वो आपका 239 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है, 239 अनुच्छेद के अंतर्गत। और ये जो पद है ना, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेशों में ये पद होता है, ठीक है। और जो पुदुचेरी के है ना, पुदुचेरी के लिए जो अनुच्छेद आता है 239A आता है, ठीक है। उपराज्यपाल के लिए पुदुचेरी में 239A अनुच्छेद आता है और दिल्ली के लिए उपराज्यपाल का अनुच्छेद है 239A डबल ए 239AA ये दिल्ली के लिए उपराज्यपाल का अनुच्छेद है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है उपराज्यपाल को ना भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, किरण बेदी की एक और फेमस ऑटोबायोग्राफी है आई डेयर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जाने से पहले आज का सवाल, मुंबई मैराथन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए।